आज हम पढ़ेंगे बलबन का राजत्व का सिद्धांत। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, बलबन का राजत्व का जो सिद्धांत है उस पर संक्षिप्त नोट बनाइए। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में। तो बलबन का राजत्व का सिद्धांत इसको समझेंगे शॉर्ट में। तो बलबन जो है 20 साल तक दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण पद पर रहे, मंत्री पद पर रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। कुछ समय के लिए उनको हटा भी दिया गया था बीच में, लेकिन फिर से वो प्रधानमंत्री बन गए। तो बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे। और जो दिल्ली के सम्राट थे वो उनके साथ उनकी बेटी की शादी भी हुई थी। तो इस हिसाब से उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी वहाँ पर। और तुर्काने चहलगानी के वो एक सदस्य थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो दिल्ली सल्तनत में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो जब सुल्तान की मृत्यु हो गई तो बलबन को मौका मिला, गयासुद्दीन बलबन को, कि वो दिल्ली के सम्राट बन जाएं। तो दिल्ली के सुल्तान बन गए। तो दिल्ली का सुल्तान बनने के समय में उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर जो राजत्व का सिद्धांत है इसको हम जो डिस्कस करेंगे उसको अलग अलग पॉइंट्स में समझाएंगे। पहले जो बात होगी वो ये रहेगी कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपने राजत्व का जो सिद्धांत है वो अपनाया, राजत्व के सिद्धांत को अपनाने के कारण क्या हैं। फिर राजत्व का जो सिद्धांत है उसमें उनका जो मेन पॉइंट्स उसके क्या हैं, मतलब क्या चीज़ हैं उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उसके, वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको उसमें लागू किया गया, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, उसको यानी कि क्रियान्वित कैसे किया गया। और उसके बाद चौथे नंबर पे बताएंगे कि इसका जो है प्रभाव क्या हुआ दिल्ली सल्तनत पे भी, और दूसरी जो है वो मतलब सभी चीज़ों के संदर्भ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका प्रभाव पड़ा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो राजत्व का सिद्धांत है इसको अपनाने के कारण क्या थे। गयासुद्दीन जो बलबन हैं उन्होंने क्यों अपनाया इसको। तो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो थे, जब वो सम्राट बने, सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत के, तो सुल्तान बनने के समय में चूँकि वो राज परिवार से नहीं आते थे बल्कि एक दास थे। कभी बहुत समय पहले उनको बचपन में दास बना लिया गया था और दास बना करके बेच दिया गया था। तो दास होने की वजह से उन पर दासता का कलंक भी लगा हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है, कुछ विद्वानों का अनुमान है कि उनको कभी भी दासता से मुक्त नहीं किया गया। तो ये उनके ऊपर कलंक लगा हुआ था। दूसरे, राज परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या का दोष भी उनके ऊपर लगा हुआ था और निम्न कुल का होने का दोष भी उनके ऊपर था। तो इन कंडीशंस में एक निम्न कुल का व्यक्ति, एक दास व्यक्ति, हालांकि दास वंश चल रहा था वहाँ पर, पहले भी दास सुल्तान थे, लेकिन चूँकि उनके वंश से ये नहीं थे, इनका दूसरा वंश था। तो और उसके ऊपर से राज परिवार के सदस्यों के हत्या का दोष भी था। और तुर्काने चहलगानी जो एक संगठन था, महत्वपूर्ण संगठन था, उसके जो दूसरे सदस्य थे वो बहुत शक्तिशाली थे। और जो अभिजात वर्ग था, जो वहाँ के अमीर लोग थे और जो सामंत लोग थे, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और वहाँ पर जो है बहुत कंडीशंस जो थी वो काफ़ी कठिन थी और लगातार मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे थे। तो इन सारी कंडीशंस में, ये जो कंडीशंस थी, इनमें ये रिक्वायरमेंट थी कि जो सारी शासन करने की जो शक्तियाँ हैं, जो सारी पावर्स हैं, वो टोटल पावर्स जो भी थी वो सारी एक ही व्यक्ति यानी कि सुल्तान के अंतर्गत केंद्रित हो जाएं। सारी शक्तियों का जो स्रोत है और सारी शक्तियों का जो केंद्र है वो सुल्तान बन जाए। अगर ऐसा होगा तभी सुल्तान इन कठिन जो परिस्थितियाँ थी, जो मुश्किल हालात थे, उन पर काबू पा सकते थे। तो ये इन कंडीशंस में बलबन ने अनुभव किया कि उनको ऐसी एक नीति अपनाने की ज़रूरत है जिनसे उनको शक्ति प्राप्त हो सके और उस शक्ति का प्रयोग करके वो अपने शत्रुओं को भी समाप्त कर सकें और जो मुश्किल हालात हो गए हैं उन पर भी काबू पा सकें और सल्तनत को भी सुदृढ़ रूप दे सकें। तो ये हमने बता दिया है पहला पॉइंट। इसका जो पहला पार्ट है कि कौन से कारण थे जिनकी वजह से सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व का सिद्धांत को अपनाया। अब राजत्व के सिद्धांत के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। भय और आतंक, इसका जो मेन पार्ट था वो भय और आतंक था। यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, भय का वातावरण बना दीजिए, आतंक का वातावरण बना दीजिए, जिससे लोगों में भय हो जाए। जो अमीर वर्ग हैं, सामंत वर्ग हैं और जो दूसरे दरबारी लोग हैं, उन पर एक भय का वातावरण हो जाए और जिससे जो है सुल्तान के प्रति एक भय का वातावरण हो जाए, जिससे सभी लोग जो है अपने आप ही ठीक हो जाएं और वो कोई भी ऐसा काम ना करें जो सुल्तान को चुनौती दे। तो एक भय और आतंक का वातावरण क्रिएट करना, ये इसका एक मेन पॉइंट था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कुलीनता, कि कुलीनता पर बल दिया गया। इस के कुलीन लोग जो हैं उन्हीं को शासन करने का अधिकार है और उन्हीं को प्रशासन करने का अधिकार है, जो साधारण व्यक्ति हैं उनको अधिकार नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही इसमें विरासत, कि जो भी राजत्व विरासत में प्राप्त होता है वही राजत्व असली विरासत, वही राजत्व जो है वास्तविक है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई विरासत में
जो प्राप्त होता है राजत्व, तो अगर वो क्रूर भी होगा, शासक निरंकुश भी होगा, तब भी जनता उसको स्वीकार कर लेगी। लेकिन जो विरासत में, यानी कि जो अपने बाप दादा से प्राप्त हो रहा है, जो पूर्वज अपने जो बाप, जैसे किसी का बाप है, उससे दादा है, उससे प्राप्त हो रहा है, जो विरासत में प्राप्त हो रहा है, वही वास्तव में जो है औचित्यपूर्ण है और वही वैध है। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो उन्होंने विरासत पे भी इसमें जोर दिया, कुलीनता पे जोर दिया। इसके बाद उन्होंने भव्यता पे जोर दिया कि उन्होंने एक भव्य वातावरण क्रिएट किया जाए, जिससे एक भव्य और जो है वैभव हर चीज़ से दिखे, ताकि एक सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़े, मान मर्यादा, व्यवहार, आचरण में, सभी चीज़ों में वैभव झलके, जिससे सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़े। इसके बाद जो इसमें सबसे बेसिक पॉइंट है वो है सुल्तान का जो है संबंध ईश्वर से स्थापित करना। तो उसमें कहा गया कि ईश्वर के जो दया दृष्टि है, ईश्वर की विशेष अनुकंपा है, वो सम्राट या सुल्तान के प्रति होती है, और उसका जो हृदय होता है वो ईश्वरीय अनुकंपा का विशेष स्रोत होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये यहाँ पर इसमें रखा। और इसके बाद उन्होंने इसमें जो है जो और चीज़ें रखी हैं वो जन कल्याण, कि जन कल्याण पर भी जोर देना है। जन कल्याण भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, और न्याय भी करना है। तो एक तरफ से भय और आतंक भी बनाना है, और प्रतिष्ठा भी स्थापित करनी है, और जो है साथ साथ जन कल्याण और न्याय भी करना है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें जो है बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें बताने हैं, इसके मूल तत्व हैं। इसके बाद हमें बताना है इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले जो गयासुद्दीन बलबन ने अपना संबंध तुर्की वीर, जो एक तुर्की वीर थे, जो मतलब दंत कथाओं में प्रचलित वीर थे, जिनका नाम अफरासियाब था, उनके वंश से अपना संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो वंश है वो अफरासियाब का वंश है, यानी कि अपने आप को कुलीन सिद्ध कर दिया। और जब जाहिर सी बात है कुलीन सिद्ध हो गया कि भाई उनसे संबंध है, तो इतने बड़े वीरों से संबंध है आपका, तो जाहिर सी बात है जो कुलीन होने का या दासता का जो दोष था वो उनसे हट गया। तो उसको हटाने की उन्होंने चेष्टा की। तो इस तरह से अपना जो कुलीनता से संबंध स्थापित किया। फिर उसके बाद इसी में उन्होंने क्या किया कि ईश्वर से संबंध स्थापित किया डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि ईश्वर के बाद जो खुदा है, उसके बाद जो पैगंबर का दर्जा है, पैगंबर के बाद जो नेक्स्ट दर्जा है, वो जो स्टेटस है वो सुल्तान का ही है। यानी कि महत्व की दृष्टि से सुल्तान का जो स्थान है वो पैगंबर के बाद है। तो अपना जो संबंध है वो डायरेक्ट ईश्वर से स्थापित किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान को निर्देश करता, जो राजा होता है उसको निर्देशित करता है ईश्वर, अच्छे कामों को करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए और शासन करने के लिए, और उसका जो हृदय होता है वो ईश्वरीय अनुकंपा का विशेष स्रोत होता है। इसके लिए उन्होंने अब अपना जो प्रभाव जमाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर स्थापित कर दी। फिर उन्होंने अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या किया कि जो एकुलीन व्यक्ति थे, जो एकुलीन लोग थे, उनको जो पोस्ट थी उनसे हटा दिया, जो राज के पद थे उनसे हटा दिया, सारे जो प्रशासनिक पद थे उनसे सारे एकुलीन जो लोग थे, जो कुलीन नहीं थे, जो साधारण व्यक्ति थे, उनको हटा दिया गया, और आगे से उनकी नियुक्ति भी बंद कर दी गई, और केवल कुलीन व्यक्तियों की ही नियुक्ति हो सकती थी। इस प्रकार का प्रावधान वहाँ पर उन्होंने कर दिया। इसके बाद उन्होंने जनसाधारण के लोगों से कोई संबंध नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर हम जनसाधारण के पास राजत्व को ले जाएंगे तो आम आदमी भी राजा बनने की तमन्ना करने लगेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी राजा बन जाएं, इसलिए जनसाधारण से दूर रहना है। तो वो जनसाधारण से उन्होंने अपनी जीवन शैली में बहुत बदलाव किए, और किसी भी आम आदमी से जो मुलाकात थी वो बंद कर दी गई, और हर प्रकार के जो इस प्रकार के काम थे उन्होंने वो बंद कर दिए, और किसी भी आम आदमी से मुलाकात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। चाहे उनके दरबारी भी अनुरोध करते थे तब भी वो मुलाकात नहीं करते थे, और अपने दरबारियों के अनुरोध को भी ठुकरा देते थे। इसके बाद उन्होंने इसमें जो और चीज़ें थी, भय और आतंक स्थापित करने के लिए वो अपने दरबार में भी उन्होंने सजदा और पायबोस को लागू किया, जो ईरानी परंपरा थी, जो मूलतः पारसी परंपरा थी, सजदा और पायबोस, जिसमें सुल्तान के आगे सर झुकाना होता था और उनके पैरों को चुम्बन करना पड़ता था जो भी उनके दरबार में हाजिर होता था। और दरबार में जो दरबार होता था उसको भव्य बना दिया, और ताकि उससे वैभव और समृद्धि झलके, और उसके दरबार में उसके चारों तरफ जो है नंगी तलवारें लिए हुए अंगरक्षक खड़े रहते थे, जिससे एक आतंक का माहौल बनता था, और सिर्फ वजीर ही उससे जो है बातचीत कर सकता था। कोई भी दरबारी भी उससे बात नहीं कर सकता था, वजीर के जरिए से ही बात कर सकता था, और कोई हंसी मजाक उसके दरबार में नहीं होता था। उसने जो है अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लिए, और यहाँ तक के हर प्रकार के मद्यपान, नृत्य, संगीत पर भी उसने पाबंदी लगा दी, और वो
अपने निजी सेवकों के सामने भी मुकुट लगा करके और शाही पोशाक में ही उपस्थित होता था। निजी सेवकों के सामने भी साधारण वेशभूषा में नहीं जाता था और उसने जीवन पर्यंत अपने पूरे शासनकाल में साधारण व्यक्तियों से कोई ताल्लुक नहीं रखा। तो इस प्रकार उसने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे एक आतंक का और भय का माहौल बने और कोई भी व्यक्ति ऐसी सुल्तान को चुनौती न दे सके। तो इसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें करने के अलावा उन्होंने जन कल्याण को भी इसमें स्थापित किया। तो राजत्व के ये चीज़ें हैं जो हमने अभी बताई हैं। इनके अलावा इसमें यहाँ पे आपको बता देना है कि जन कल्याण भी इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्हें उनका मानना था कि अगर कोई भी राजत्व ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अगर वो जनता का कल्याण नहीं करता और जनता को न्याय नहीं देता, अगर कोई भी राजा, कोई भी शासक जनता का कल्याण नहीं करता है, जनता को न्याय नहीं देता है, तो वो अंतिम दिन दंड का भागी बनेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो साथ साथ जो है जनता का कल्याण करने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं और न्याय करने के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। तो इसमें उन्होंने जो है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस प्रकार से आप बता देंगे, इस प्रकार उनका जो है ये राजत्व का सिद्धांत है कि उन्होंने इसमें कुलीनता, भय और आतंक, और इसमें जो है भव्यता, वैभव और विरासत जो है, ये सब चीज़ें और ईश्वर से सीधा संबंध, ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह से इसको डिस्कस कर देंगे। अब इसका प्रभाव कैसे होगा, इसका प्रभाव आप बता देंगे कि सिर्फ सुल्तान का पद जो है वो मजबूत हुआ, सुल्तान को मजबूती मिली, सल्तनत को मजबूती मिली और एक जो है एक निरंकुशता को मजबूती मिली, जिससे जो है जनता के ऊपर जो शासन था और जो ये सुदृढ़ हुआ और सल्तनत जो है मजबूत हुई, विद्रोह बंद हुए और विद्रोह को आसानी से जो है काबू पा लिया गया और मंगोलों के आक्रमण का भी सफलतापूर्वक सामना किया गया। तो एक सुदृढ़ सेना की स्थापना की गई। तो इस प्रकार सल्तनत को एक मजबूत आधार देने में बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।